चलिए जी, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एक अगले सेशन में और पिछले सेशन की भूल चूक माफ़ करते हैं। क्या है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी दिमाग काम नहीं करता है। तो मैंने क्या किया था कि 1813 में 20 जोड़कर 1853 आवा दिया था, है ना? तो 1853 नहीं आएगा, 20 जोड़ोगे तो 1833 आएगा। ठीक? तो इस भूल चूक को माफ़ करिएगा। हो जाता है कभी-कभी, इंसान है, ह्यूमन एरर, है ना? बोलते बोलते कभी कभी माइंड का कनेक्शन हट जाता है जबान से। ठीक, तो चलिए जी शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1853। ये चार्टर क्यों है पीछे हमने बता ही दिया, तो सीधे प्रावधानों पर आते हैं। 1833 में ही क्यों आया? क्योंकि 20 वर्ष पूरे हो गए थे और 1833 के प्रावधानों पर चलिए बात कर लेते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी साथ साथ। पहला प्रावधान यही था कि अगले 20 वर्षों के लिए फिर से कंपनी को अधिकार मिल गया। कंपनी की मौज आ गई, कंपनी वाले खुश। परंतु 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 अब जो कंपनी शासन करेगी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं करेगी। भारतीय प्रदेश का शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? ब्रिटिश सम्राट के नाम से। कि 20 वर्षों के लिए दे तो रहे हैं हम आपको, ठीक है, कर लीजिए शासन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद अभी उतनी सक्षम नहीं थी कि बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत का शासन संभाल सके, है ना? इसलिए। लेकिन धीरे धीरे देखो कब जाती जा रही है। पहले कहा कि 1813 में कहा कि ब्रिटेन के राजा के अधीन है। अब 1833 में कह रहे हैं कि ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासन आप करेंगे अब आप। ठीक। और अब एक और सेटबैक लगता है कंपनी को कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था, मोनोपोली जो थी, वो पूर्णतः समाप्त कर दी जाती है। उससे कहा जाता है कि अब आप की जो ट्रेड पर मोनोपोली थी, अब आपकी कोई मोनोपोली नहीं है। अब आप व्यापार छोड़िए, आप प्रशासन संभालिए, व्यापार बाकी लोगों को करने दीजिए। यानी कि 1833 में कंपनी को पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। यानी कि अब आप शासन संभालिए, छोड़िए व्यापार। व्यापार, अरे जितना तुम व्यापार से कमाओगे उससे ज्यादा पैसा तो तुम्हें टैक्स से आ रहा है। काहे व्यापार के चक्कर में पड़े भाई? व्यापार के लिए हम बाकी लोग भेज रहे हैं ना, हम इंजीनियर्स भेज रहे हैं, हम ब्रिटिश व्यापारी भेज रहे हैं यहाँ से। और उसके लिए क्या कर रहे हैं ब्रिटिश व्यापारियों के लिए? देखो अभी कहाँ गया वो, इसमें लिखा भी नहीं है क्या मैंने? लो, शायद मैं लिखना ही भूल गया इसमें। हाँ, तो मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या हुआ कि जो प्रावधान ये था 1813 का, आ, क्या कि ब्रिटिश व्यापारियों एवं इंजीनियरों को लाइसेंस लेकर यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई। 1833 में ये जो ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर थे ना, उनको क्या क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि अब आपको कोई अनुमति वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आइए, व्यापार करिए या मस्ती से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से अनुमति नहीं लेनी है भैया। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई भी व्यापार करो। और ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने वाली है, ना उसका व्यापार पर एकाधिकार। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर उसको पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। और शासन अब वो ब्रिटिश सम्राट के नाम से करेगी। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ शासन करना है। यहाँ आपको केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखती है भारत के शासन में। केंद्रीयकरण का मतलब इस तरह से एक सीरीज बन जाना और सबसे ज्यादा शक्ति सबसे सर्वोच्च पदों पर होना। इस तरह से एक सीरीज बन जाना। यहाँ होगा एक व्यक्ति, उसके नीचे कुछ 2 3 4 व्यक्ति, इसके पास सर्वोच्च पावर, इसके पास थोड़ी कम पावर, इसके पास थोड़ी कम, इसके पास थोड़ी कम। इसको कैसे? ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का केंद्रीयकरण। यानी इसके पास इन सभी के ऊपर पावर रहेगी। तो केंद्रीयकरण का मतलब समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा
ब्रिटिश शासन का केंद्रीयकरण प्रारंभ हो गया, तो वो था 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम कैसे, ये केंद्रीयकरण भी है और इस अधिनियम के प्रावधान भी है। ये केंद्रीयकरण को भी दर्शा रहे हैं और इस अधिनियम के मेजर प्रावधान भी है। क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1773 में, बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 में उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब आप जोड़िए थोड़ा सा, भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि अब ये कंपनी व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रह गई, अब ये प्रशासनिक इकाई बन गई है, शासन करने वाली कंपनी बन गई है, जो कि पूरे भारत पर शासन कर रही है। आप लिंक कर पा रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया, समझ पा रहे हैं, थोड़ा जोड़ पा रहे हैं। हाँ, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने, क्योंकि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो जब ये अधिनियम आता है 1833 का, तो वो अपने आप ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल से, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए, पहले भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, थोड़ा सा कनेक्शन हटता जा रहा है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा पानी वगैरह पीना पड़ेगा, मुझे बस कुछ सेकंड दीजिए। चलिए जी, हाँ तो मैं कह रहा था कि भारत के शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लाता है यह अधिनियम। कैसे लाता है, कैसे हम इस बात को साबित करेंगे। पहला ये कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का, यानी बंगाल से सीधे पूरे भारत पर। हालांकि आप ये बात जानते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको वैसे भी बाकी के जो गवर्नर्स थे जैसे बम्बई के और मद्रास के, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण प्राप्त था, लेकिन अब उसको एक और पदवी दे दी गई, भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक, दूसरा, सभी ब्रिटिश प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ला दिए गए, यानी कि जो कुछ भी बचा कुचा, चाहे वो गवर्नर के अधीन है या फिर नहीं है, सारा क्षेत्र अब गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रहेगा। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से लगाए जाने थे और उसी की आज्ञा से व्यय होने थे, यानी कि वो व्यय कैसे होंगे ये भी गवर्नर जनरल निर्धारित करेंगे। ठीक, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी वो ही कानून बनाएगी। अब एक फैक्ट यहाँ याद रखने का ये है कि अब से पहले जो ये कानून बना रही थी, अब से पहले भी तो बना रही थी ना, बंगाल की गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अब से पहले भी कानून बना रही थी। तो 1833 से पहले जो इसने कानून बनाए वो कहलाते थे नियामक कानून। क्या, नियामक कानून। और अब से जो ये कानून बनाएगी, यानी भारत की गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कानून बनाएंगे वो अब से कहलाएंगे एक्ट, और ये सभी लोगों पर लागू होंगे और सभी कोर्ट में ये परिवर्तनीय होंगे। परिवर्तनीय यानी इन्फोर्सिएबल, यानी इन्हें कोर्ट में जाकर ये कहा जा सकता है कि देखो इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, जिस कानून को गवर्नर जनरल की परिषद ने बनाया है। और मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की शक्तियां एकदम समाप्त कर दी गई, यानी अब तक तो वो नियंत्रण में तो थे लेकिन कानून बनाने की शक्तियां थी उनके पास भी, पर उन कानूनों को अनुमति लेनी होती थी बंगाल के गवर्नर जनरल से। बट अब उनकी सारी शक्तियां समाप्त ही कर दी गई कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, अब आप सिर्फ प्रशासन संभालिए, अब जो कानून बनाएंगे वो सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाएगी। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में अब तक कितने सदस्य थे, 3 प्लस भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये अलग
परिषद में 3 ही सदस्य थे। अब परिषद में एक और सदस्य जोड़ा जाता है, चौथा सदस्य। इस सदस्य को नाम दिया गया विधि विशेषज्ञ। क्या? विधि विशेषज्ञ, यानी कि जो लॉ से रिलेटेड जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति एक स्थान दे दिया गया इस परिषद में, ताकि वो क्या कर सके, गवर्नर जनरल की परिषद को कानून संबंधी सलाह दे सके। और इस पर जो पहले सदस्य चुने गए थे वो मैकॉले थे। लेकिन इस जो सदस्य था ना, चौथा, इस चौथे सदस्य को वोट का अधिकार नहीं था। इसको जैसे कोई कानून पर बना और उस पर वोटिंग होनी है तो बहुमत चाहिए, तो ये वोट नहीं कर सकता है ना, सिर्फ सलाह देगा। बट सदस्य 4 हो गए थे। और एक जो बेहतरीन, मतलब अच्छा कदम इन्होंने उठाया, वो था कि एक विधि आयोग की स्थापना की गई, लॉ कमीशन की, जो आज भी चालू है। अभी अभी वो लॉ कमीशन गठित हुआ है हमारा, तो वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। 1833 के अधिनियम से विधि आयोग की स्थापना की गई। इसमें 1833 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया और 1834 में पहला विधि आयोग निर्मित किया गया। और उसके अध्यक्ष कौन बने? मैकॉले। मैकॉले विधि सदस्य भी थे और इस आयोग के अध्यक्ष भी थे। एक प्रावधान जो किया गया इस अधिनियम के द्वारा अगला, वो ये था कि भारत में भेदभाव की समाप्ति की गई। कि अब होता क्या था कि जैसे आज भी भेदभाव तो होता ही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन किस आधार पर, गांव शहर के आधार पर, और लड़की और लड़के के आधार पर, काले गोरे के आधार पर, छोटे बड़े मोटे पतले के आधार पर, हर तरह से भेदभाव यहाँ पर आज भी चालू है। लेकिन उस वक्त जो असली भेदभाव था वो था रंग का। भारतीयों का रंग सांवला था, अंग्रेजों का रंग गोरा था। अंग्रेजों को लगता था कि हम गोरे हैं तो हम महान हैं, उसको कहते थे रंग भेद। तो इसमें प्रावधान किया गया कि अब इस भेदभाव पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि प्रावधान कर दिया गया, बट ऐसे प्रावधान करने से चीज़ें रुकती तो है नहीं। प्रावधान तो हमारे देश में भी हैं बहुत सारे भेदभाव खत्म करने के लिए, वर्तमान में भी। बट क्या भेदभाव खत्म होता है? नहीं। हाँ, लेकिन प्रावधान कर दिया गया। आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, प्रावधान खत्म कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया भेदभाव खत्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। और 1843 में लगभग कितने साल, 10 साल बाद, एलन मरो नाम का व्यक्ति आता है और दास प्रथा का देश से पूर्णतः उन्मूलन कर देता है। और एक जो यहाँ प्रावधान था कि सिविल सेवकों के लिए, जो आज की आईएएस आईपीएस वाली आप भर्ती देखते हैं ना, उसको उस वक्त पर सिविल सेवा यानी आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक, तो उस सिविल सेवा के लिए एक ये बात की गई कि अब जो भर्ती होनी चाहिए वो एक खुले एग्जाम के द्वारा होनी चाहिए। जैसे आप वर्तमान में भर्तियां होती है ना, कि एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कोई भी व्यक्ति फार्म भर सकता है जिसके पास उपयुक्त डिग्री है। लेकिन तब वैसा नहीं था, तब बहुत एग्जाम नहीं होता था सिविल सेवा भर्ती के लिए। तो 1833 में प्रयास किया गया कि खुली प्रतियोगिता हो गई सिविल सेवा में चयन के लिए। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और ये प्रावधान ऐसा कुछ लागू हो नहीं पाया। तो ये आपको याद ही नहीं रखना है, बस इतना याद रख लीजिए कि प्रथम प्रयास खुली प्रतियोगिता के लिए 1833 के अधिनियम में किया गया था। कब याद रखना है? अब देखिए, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। यदि आपका पेपर आपको लगता है कि आसान है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? पहला, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त और उसे पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल ऐसे बने। तीसरा, परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया जिसका नाम था विधि विशेषज्ञ। ऐसे पहले सदस्य मैकॉले थे। क्या प्रावधान हो गए? 1 2 3। चौथा प्रावधान विधि आयोग की स्थापना। पांचवा प्रावधान दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना। बस
आपका पेपर आसान है तो ये 5 पॉइंट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपका पेपर में लेवल थोड़ा हार्ड आएगा तो अब अपनी रेंज बढ़ा दीजिए कि सभी ब्रिटिश प्रदेशों को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में लाया गया। आप सोच ही लीजिए कि किसी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है, भारत का। सिंपल सी बात है कि सारे के सारे प्रदेश उसके नियंत्रण में ऑटोमेटिकली आ ही जाने हैं। और ये भी याद रख लीजिए कि सभी कर उसकी मर्जी से लगाए जाने थे और उसकी मर्जी से ही व्यय होने थे। अब से पहले जो कानून बन रहे थे वो नियामक कानून कहला रहे थे, अब के बाद जो कानून बनेंगे वो एक्ट कहलाएंगे। कौन बनाएगा कानून? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। और कानून बनाने की मद्रास और मुंबई की सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई। ठीक, भेदभाव की समाप्ति कर दी गई और 1843 में एलन बरो द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। 1834 में प्रथम विधि आयोग बना जिसके अध्यक्ष थे मैकॉले। और सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता के लिए पहला प्रयास किया गया 1833 में। इस तरह 1833 का अधिनियम पूरा होता है। इससे बाहर चला जाए किसी एग्जामिनर की औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से आप इसमें से पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले अधिनियम में। धन्यवाद।